हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की टर्म 2 में, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि टर्म 2 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सो फ्लेमिंगो के जितने पोर्शंस आएंगे, मतलब जितने भी प्रोज एंड पोएम आएंगे, उन सब की समरी आपको इधर मिलेगी। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कौन सा चैप्टर आएगा। तो प्रोज से आएगा द रेड ट्रैप और इंडिगो, एंड पोइट्री से आएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी और ऑन जेनिफर स्ट्राइकर्स। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने इम्पोर्टेंट लाइन्स और वर्ड्स भी लिख के दिए हैं। आप लोग वो भी लिख लीजिएगा, ताकि आपका एक इम्पोर्टेंट मतलब एक शॉर्ट नोट बन जाए, ताकि आप लास्ट मोमेंट में वो रिवाइज करके जा सकें, जिससे आपकी हेल्प हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रोज हम लोग को पढ़ना है वो है द रेड ट्रैप। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ है, मतलब स्टोरी जो है वो रेड ट्रैप के ऊपर है। उस स्टोरी में क्या होता है कि एक रेड ट्रैपर होता है, बहुत वो मतलब पुअर होता है, मतलब ही वॉज पुअर, होमलेस एंड अलोन। वो बहुत गरीब होता है, उसके पास घर नहीं होता है और वो बहुत अकेला भी होता है। वो ऐसे मतलब छोटी मोटी चोरियाँ करता है, रेड ट्रैप बना के बेचता है। इसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना गुजारा नहीं कर पाता। ऐसे ही वो एक दिन मतलब अचानक से उसको मतलब ध्यान में आया कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। ये जैसे एक रेड ट्रैप में चीज़ या पॉर्क ये सब लगा के मतलब चूहे को फंसाने की मतलब तैयारी की जाती है, वैसे ही ये दुनिया में भी खाना, रहने का घर, कपड़ा ये सब दे के लास्ट में एंड हो जाता है। मतलब कि सब ख़त्म हो जाता है, सब देते हैं। उसके बाद जब इंसान सोचता है कि हाँ अब सब सही होगा, लेकिन सही नहीं होता। ऐसे ही मतलब थॉट में वो जा रहा था। तो एक डार्क इवनिंग को वो ऐसे घूम रहा था खाने की और रहने की जगह की तलाश में। तो उसे रोड के साइड में एक ग्रे कलर का कॉटेज उसको दिखा। उसने वो डोर पे नॉक किया और उसने नॉक करके पूछा कि क्या मैं आज रात के लिए इधर रह सकता हूँ। फिर उसमें से जो मतलब उसका ओनर था, कॉटेज का जो ओनर था, उसने उसके फेस के और देखा और उसे अंदर आने के लिए बोला, उसे मना नहीं किया और उसको रात में रुकने की परमिशन दे दी। फिर क्या हुआ, उसके सौर फेस को देखते हुए वो ओनर ने बहुत खुशी के साथ, क्योंकि ओनर भी मतलब ओनर की कोई वाइफ नहीं थी, नहीं बच्चे थे, वो अकेला था और उस अकेले में उसको सहारा मिल गया था किसी के साथ बात करने की। इसीलिए उसने जल्दी से जाके पोरिज पॉट है वो फायर के ऊपर रख दिया और जो हमारा रेड ट्रैपर है उसको सपर दिया। फिर उसने एक बड़ा स्लाइस टैबेको रोल का लिया, जो उन दोनों के लिए इनफ था। उन्होंने साथ में सिगार स्मोक किया और एक कार्ड खेला, उसका नाम था मियोलिस। आपको ध्यान रखना है कि कार्ड का नाम क्या था। फिर बातों ही बातों में वो जो ओनर था उसने कह दिया कि हाँ मैं पहले काम करता था। मैंने मतलब उसने अपनी सारी स्टोरी बताई पहले तो, कि हाँ मैं कहाँ था, क्या करता था। सब कुछ बताने के बाद उसने कहा कि मैं रामसो आयरन वर्क्स में काम करता था, जो अभी बंद हो चुकी है। ऐसे उसने बातें की और बातों ही बातों में उसने कह दिया कि मैं अभी गाय जो है, मेरे पास गाय है, मैंने गाय खरीदी है और उसका दूध बेचता हूँ मैं। और अभी हाल ही में मैंने 30 क्रोनर्स कमाए हैं, जो मेरे पास ही है, विंडो के साइड में रखे हुए हैं। ये सब वो बोल के फिर वो लोग क्या है, तो कार्ड वर्ड प्ले किया, थोड़ा सा खेला, उसके बाद वो लोग सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को जो ओनर है वो तो
का दूध भेजने के लिए शहर चला गया। फिर रेड ट्रैपर भी साथ ही निकला था, लेकिन 30 मिनट्स बाद वो फिर से वापस आया और वापस आके विंडो के साथ से जो एक क्रोनर्स थे ना, 30 क्रोनर्स, वो लेके आ गया। वो बहुत खुश था और खुशी में वो जा रहा था, जंगल के साइड में चला गया ताकि कोई उसे पहचान ना ले। फिर थोड़ी देर जाते हुए वो देखा कि जिस रेड ट्रैप में के बारे में वो सोच रहा था कि पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है, उस रेड ट्रैप में वो खुद ही फंस गया है और अभी मतलब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो एक जगह में गोल गोल ऐसे घूम रहा है, उसको कोई मिल नहीं रहा था जगह। फिर ऐसे बहुत ट्राई करते करते एट लास्ट उसको थोड़ी सी जगह मिल गई। मतलब उसने वो बहुत डर गया था एक्चुअली, क्योंकि उसने चोरी भी की थी और उसको फंसने का डर भी था और ये रास्ता जो है ख़त्म भी नहीं हो रहा था। और फिर उसे एक मेल दिखा जिसके पास सब लोग आग में हाथ सेक रहे थे, क्योंकि बहुत ठंडी का मौसम था। तो रेड ट्रैप पर भी जाके वहाँ जो आग सेक रहा था, तभी मिल के मालिक की नज़र उसके ऊपर पड़ी। फिर उसने उसे कहा कि हाँ तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो ना। फिर रेड ट्रैपर ने मना कर दिया कि हाँ मैं नहीं हूँ वो, लेकिन वो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है मिल का मालिक कि हाँ तुम मेरे ही दोस्त हो, तुम्हें याद नहीं है, हम लोग साथ ही काम करते थे रामसो आयरन वर्क्स में। एक्चुअली वो जो पहले वो ओल्ड मैन के पास गया था शेल्टर के लिए, उसी का दोस्त था वो। लेकिन रेड ट्रैपर को समझ लिया, क्योंकि रेड ट्रैपर की हालत भी बहुत ख़राब थी, उसने बहुत गंदे कपड़े पहने थे, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। फिर बहुत फोर्स करने के बाद भी जब रेड ट्रैपर नहीं आ गया उसके साथ, उसने इनवाइट किया था उसके घर में, पर रेड ट्रैपर नहीं गया, तो फिर वो चला गया। मिल का मालिक जो था वो चला गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी जो डॉटर थी, जिसका नाम था एडला विल्मनसन, वो आई और उसे फोर्स किया कि क्रिसमस चलिए हम लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो जो रेड ट्रैपर था वो मना नहीं कर पाया उसके। फिर वो लोग गए और फिर जाके उसे बोला कि हाँ तुम फ्रेश हो जाओ। फिर सारे सर्वेंट्स को बोला कि उसकी हेल्प करो। फिर जब रेड ट्रैपर जो था नहा धो के साफ कपड़े पहन के नीचे आया डिनर के लिए, तो जब मिल के मालिक ने उसे देखा, तो उसे देख के उसको पता चल गया कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है। फिर मिल के मालिक को बहुत गुस्सा आ गया कि हाँ ये तो मेरा दोस्त नहीं है, तुम फ्रॉड हो, तुम ऐसे ऐसे बहुत ख़राब से बोला। फिर रेड ट्रैपर बोल रहा था कि मैंने तो पहले ही बोला था मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। फिर जो है एडला थी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था रेड ट्रैपर से कि हम लोग साथ में क्रिसमस मनाएंगे, तो उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि एक दिन के लिए उसे यहाँ रहने दीजिए, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद वो चला जाएगा। फिर सब लोगों ने साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। फिर नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट डे एडला और उसके पापा जो है चर्च के लिए चले गए थे। फिर वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो रेड ट्रैपर जो है वो एक चोर है, वो एक थीफ है, उसने 30 क्रोनर जो है ओल्ड मैन के चुराए हैं। फिर वो ये सब जान के वो लोग फटाफट से घर आए। फिर घर आके रेड ट्रैपर को बहुत ढूंढा, लेकिन रेड ट्रैपर नहीं मिला। तो एटलास को उन्होंने जो है सर्वेंट से बात की। फिर सर्वेंट ने कहा कि वो तो पता नहीं वो कहाँ चला गया, बट उसने एडला के लिए एक बॉक्स छोड़ के गया है। फिर एडला ने उस बॉक्स को खुला और वो बहुत खुश हुई उस बॉक्स को देख के, क्योंकि उसमें एक रेड ट्रैप था और 30 क्रोनर्स थे उधर, और एक लेटर था जिसमें लिखा था कि ये 30 कि आपने जो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखा, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे से इतना अच्छे से बातें की, उसके लिए थैंक यू, और ये 30 क्रोनर्स उस ऑल मैन को आप प्लीज़ लौटा दीजिएगा। सो ऐसा लिखा था उधर। सो उन सबको बहुत खुशी हुई देखकर। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका जो मोरल है वो है कि गुड मैनर्स आर जस्ट अ वे ऑफ शोइंग अदर पीपल दैट वी हैव रेस्पेक्ट फॉर देम। सो ये बहुत सच्ची बात है कि हमारे अच्छे व्यवहार से ही हम दूसरों को भी बुरे लोगों को भी अच्छा कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि एडला के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए
रेड ट्रेपर को अपनी गलती का मतलब महसूस हुआ कि उसने कितना गलत किया, क्योंकि जो ओल्ड मैन था उसने उसको रात रुकने के लिए दिया, उसको खाना दिया, उसके साथ एक दोस्ती जैसा रिश्ता निभाया, सारी बातें शेयर की, लेकिन लास्ट में रेड ट्रेपर ने चोरी की, तो वो गलत था। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा। सो अभी 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए आप सब, और फिर नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं इंडिगो की। सो गाइस, मैंने ब्रेक टाइम जो है उसको इसमें मतलब ऐड नहीं किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो अभी नेक्स्ट प्रोज की तरफ चलते हैं जो है इंडिगो। सो इंडिगो का राइटर है लुइस फिशर। सो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, ये स्टोरी मतलब एक हिस्टोरिक स्टोरी है। सो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो सब लोग अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा, और इस चैप्टर को हो सके तो 1-2 बार सिर्फ पढ़ के जाइएगा, रीडिंग करके जाइएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है याद रहे। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सो इस स्टोरी की जो है शुरुआत होती है गांधी जी से। गांधी जी जो है वो 1916 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे होते हैं। तभी मतलब तभी उन्हें एक किसान मिलता है जो गांधी जी से बात करना चाहता है। अब उस किसान का नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कहाँ रहते थे? वो चंपारण में रहते थे। और चंपारण कहाँ था? वो चंपारण था बिहार में, ठीक है। सो फिर वहाँ तो मुलाकात नहीं हो पाई उन लोगों की, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने सोचा कि नहीं, मुझे बात करनी है, जहाँ जहाँ गांधी जी जाएंगे हम भी उधर ही जाएंगे। सो उसने पीछा करना स्टार्ट किया गांधी जी का। फिर गांधी जी ने नेक्स्ट कानपुर गए वो। फिर वहाँ भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि चंपारण में जो है अंग्रेज़ों का जुल्म जो है बढ़ता जा रहा था, इसीलिए। फिर कानपुर के बाद गांधी जी गए अहमदाबाद आश्रम में गए। फिर उधर भी नहीं हो पाया। फिर गांधी जी कोलकाता में गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से आखिर में हो गई। फिर राजकुमार शुक्ला ने सारी बातें गांधी जी को बताई। फिर गांधी जी ने सारी बातें सुन ली। फिर उन्होंने फैसला किया कि हाँ वो जाएंगे। फिर गए दोनों साथ में। फिर पहले उन्होंने पटना में गए। पटना में राजेंद्र प्रसाद थे। फिर उनसे उन्होंने सारी मतलब केस की स्टडी वो करना चाहते थे। मतलब वो चंपारण जाने से पहले मतलब पूरा केस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको उनको पूरा डिटेल में जानना था, इसलिए वो गए थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने मतलब वो वहाँ पे केस के अच्छे स्टडी करेंगे। तो वहाँ पर उनका एक स्टूडेंट था जेसी कृपलानी। वो उधर ही मतलब उसके लिए मतलब गांधी जी के लिए वेट कर रहे थे वो। फिर जेसी कृपलानी ने उन्हें प्रोफेसर मलकानी के घर में लेके गए। फिर वहाँ पर बहुत सारे वकील थे और फार्मर्स भी थे। सो उन्होंने सारी डिस्कशन की कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर बहुत सारे वकीलों ने उनको पूरी बात भी बताई। फिर गांधी जी ने जो वकीलों को डांटा भी, क्योंकि वो लोग किसानों का केस लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे। फिर उन्होंने मतलब केस के मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हुई उसमें उन्होंने थोड़ा मतलब ध्यान दिया। तो उनको पता चला कि मतलब जो है किसानों की जो ज़मीन है वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में थी। और किसानों को मतलब किसान नहीं चाहते थे करना, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ज़मीन में 50% पार्ट जो है इंडिगो का मतलब इंडिगो की खेती करनी थी। इंडिगो मतलब नील की खेती करनी थी। और उस मतलब जो भी मतलब उसमें से प्राप्त होगा वो सब उन लोग को अंग्रेज़ों को सबमिट करना था। सो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 1917 में क्या हुआ, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट किया।
और उसे कम दाम में बेचना स्टार्ट किया। तो अब जो भारतीय इंडिगो था, जो ज़्यादा दाम का था, जो महंगा था, उसे कोई ख़रीद नहीं रहा था, तो अंग्रेज़ों का लॉस हो रहा था। फिर अंग्रेज़ों ने एक प्लान बनाया कि फिर उन्होंने उस प्लान के अनुसार उन्होंने किसानों से बात की कि हम आपकी ज़मीनें आपको वापस कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हम सबको मुआवजा देना पड़ेगा। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसमें साइन भी कर दिया था, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि हाँ, वैसे भी इंडिगो की खेती तो बंद होने वाली थी, तो उनसे उनके पैसे ऐसे ही छीन लिए गए। उसकी वजह से जो है किसानों को मतलब अपने पैसे वापस चाहिए थे, तो उसकी वजह से पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। फिर ये सब बातचीत चल ही रही थी कि गांधी जी को ऑर्डर आया था, जो जनरल सेक्रेटरी से नोटिस आया था उन लोगों को कि आप चंपारण में मत आइएगा, आपके लिए यही अच्छा होगा। इस नोटिस को पढ़ने के बाद गांधी जी जो है मोतीहारी में केस के बारे में सोच रहे थे, और उन्होंने जो नोटिस आया था उन्हें कि आप चंपारण मत आइएगा, नहीं तो आपके ऊपर भी केस होगा, उसको डिसोबे किया, पूरी तरह से डिसोबे किया। उन्होंने कहा कि मैं स्टडी भी करूँगा केस के ऊपर और हैंड ओवर भी मैं ही करूँगा। फिर उन्होंने पूरी रात रिपोर्ट बनाई उसके ऊपर, और नेक्स्ट डे जो है वाइस रॉय को वो जो है नोटिस जो है उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको सबमिट कर दिया। फिर उन्हें कोर्ट से ऑर्डर आया, फिर वो गए कोर्ट में। फिर जब वो कोर्ट में गए, मतलब उनके ऊपर केस चलने वाला था, तो जो सारे जितने भी फार्मर्स थे ना, वो सब कोर्ट के बाहर एकदम पहरा लगा के रखे थे, और वो गांधी जी के नाम के नारे लगा रहे थे। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर गांधी जी ने उनकी हेल्प की कि फार्मर्स को शांत करने के लिए उनकी हेल्प की। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो केस को अभी रद्द करने की सोच रहे थे, मतलब बाद में केस कंटिन्यू करेंगे अभी, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, केस तो आज ही चलेगा और आज ही ख़त्म होगा उसका जो है सारी बातें। फिर एक मतलब ब्रिटिश ने जब देखा कि हालत उनके मतलब जो चल रहा है कि फार्मर्स भी अभी जाग गए हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार है गांधी जी के लिए, तो वो लोग डर गए, और उन्होंने सोचा कि अभी जो है वो सब ख़त्म करना चाहते हैं वो लोग। मतलब पहले तो क्या था, वो लोग शासन कर रहे थे ना, लेकिन अभी उनको पता चल गया था कि वो और शासन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, तो गांधी जी ने कहा कि आप जो है जितने पैसे आपने फार्मर्स से लिए हैं उसका 50% उन्हें लौटा दीजिए। तो मतलब उनको राहत मिली थोड़ी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि 100% ही मांगेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम 25% देंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 25% ही दीजिए, क्योंकि गांधी जी को पैसों से मतलब नहीं था, गांधी जी को तो जीतना था, ताकि ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाए कि जब किसान अपने पर आते हैं तो वो भी कुछ कर सकते, वो भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, वही उनका मोटो था। फिर क्या हो, पैसे मिल गए, सब शांत हो गया, लेकिन गांधी जी को तब भी चैन नहीं आया। गांधी जी ने सोचा कि उनको फार्मर्स को एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे बिना सोचे किसी भी चीज़ पर साइन कर दिया। उनको पूरी जानकारी नहीं थी, उनका हेल्थ भी इतना ठीक नहीं था, तो इसीलिए गांधी जी ने 6 स्कूल खुलवाए, और वहाँ पर कस्तूरी जो है वो खुद ही आके सबको शिक्षा बांट रही थी। और फिर स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े बड़े मतलब काम किए गए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य में सुधार आए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसे करके। तो यही थी इंडिगो की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, और यहाँ पर जो मैंने लाइंस लिख के रखे हैं वो सब भी आप नोट करते करते चलिएगा। आपका अभी फ्लेमिंगो के 2 पोर्स थे, वो दोनों प्रोज ख़त्म हो चुके हैं, और अभी हम लोग पोइट्री की तरफ जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन केट्स।
पहले जॉन किट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉन किट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट है। वो हमेशा नेचर और उसके ब्यूटी के ऊपर ही पोएम रखते हैं। उनका मानना ये है कि हमें नेचर के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब कि उनका मानना ये है कि नेचर बहुत सुंदर है। हम जितने भी डिप्रेशन में रहे या फिर हम लोग जितने भी तनाव या बहुत गंभीर या बहुत परेशानी की अवस्था से जाए, फिर भी अगर हम नेचर के साथ रहते हैं, मतलब नेचर के पास रहते हैं, नेचर की सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखते हैं, मतलब नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। सो इस पोएम में भी पोएट ने यही बताया है कि नेचर कभी चेंज नहीं होता, वो जैसा रहता है वैसा हमेशा वैसा ही रहता है। अगर हम नेचर की ओर देखें तो हम देखेंगे कि नेचर हमें हमेशा खुशियाँ देता है। अगर हम उसके प्रति पॉजिटिव थिंक रखें तो हमें अच्छी नींद भी आती है, क्योंकि हम नेचर्स के बारे में सोचेंगे कि हाँ कितना सुंदर है, कितने सुंदर पेड़ है, पक्षी है। सो हमें अच्छी ड्रीम्स भी आएंगी और मतलब सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी हम सब के ऊपर। और यहाँ पर पोएट ने थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में कहा है, तो कौन सी है? द सन है, द मून है, ट्रीज़ है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज़ है। सो इन सब के बारे में कहा है और कहा है कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हम इंसान बहुत बार ऐसा होता है अपने लालच की वजह से पेड़ों को काटते हैं, नेचर को मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचुरल थिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो अगर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि नेचर और ह्यूमन बींग्स दोनों एक साथ मतलब एक ही चीज़ है। क्योंकि नेचर अगर अच्छा रहेगा तो ह्यूमन बींग्स को ही फ़ायदा होगा, उनकी हेल्थ, क्योंकि हमें खाना पानी सब नेचर से ही मिलता है। शेल्टर भी हम लोग बनाते हैं, जिस पेड़ों को हम लोग काटते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी पेड़ों से हम लोग घर भी बनाते हैं। सो मतलब हम लोग को नेचर को अच्छी रीति से रखना चाहिए, नेचर का ख्याल रखना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, मतलब नेचुरल थिंग्स को हम प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और वैसे ऐसे ही ह्यूमंस भी नेचर को संभाल सकते हैं। ह्यूमंस के हाथ में ही है नेचर, क्योंकि नेचर की सारी वस्तुएं तो हम लोग ही यूज़ करते हैं। हम लोग ही उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो हमें नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। यही पोएट का जो मोटो है इस पोएम को लिखने का। अभी नेक्स्ट पोएम, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रियन रिच। ऑन जेनिफर के जो टाइगर है ना, वो पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। तो आप सब अभी सोचेंगे कि टाइगर कैसे पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो टाइगर है ना, वो ऑन जेनिफर ने बनाए हैं। सो यहाँ पर ऑन जेनिफर के बारे में कहा गया है कि उनका जो टाइगर थे ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक थे। मतलब उनको देखने से सिर्फ पावर, एनर्जी और ऐसा लगता था कि वो बहुत ब्रेव है। वो सारे टाइगर बहुत ब्रेव है, वो किसी से नहीं डरते हैं। और मतलब वो काफ़ी चमकीले भी थे। उनको मतलब ऐसे बनाया था ऑन जेनिफर ने कि वो बहुत चमकीले दिखते थे। और उनकी मतलब उनको हम लोग अच्छे से देख सकते थे कि वो लोग एकदम ब्रेव स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर्स थे, जो उस ग्रीन वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं। मतलब दौड़ भाग कर रहे होते हमेशा दौड़ते रहते, कूदते रहते हैं। और उनके आँखों में हम लोग देख सकते हैं कि कोई फियर नहीं था। और उनकी स्पीच से हम देख सकते थे कि वो बहुत बहादुर थे, पावरफुल थे, काफ़ी शाइनिंग थे। बट जो आंट थी ना, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। हालांकि आंट ने उन टाइगर्स को बनाया था, बट आंट जो थे वो हमेशा मतलब डरी सहमी सी रहती थी। जब वो टाइगर्स को बनाती थी ना, तो उनके हाथ भी बहुत काँपते रहते थे। वो हाथी के दांत की सुई से टाइगर्स को बनाती थी, और वो हाथी के दांत की सुई बहुत पतली होती है, लेकिन फिर भी उनके हाथ जो काँपते थे, वो इसलिए नहीं काँपते थे कि उनको वो ज़्यादा ओल्ड थी, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। उनकी जो वेडिंग रिंग थी वो उनके हाथों में थी, और वो उनके ऊपर एक बोझ के समान थी। मतलब उनको अपनी शादी
मतलब उनके मैरिज लाइफ से उनको बहुत तनाव मिला है और वो इसीलिए अपने मैरिज की वजह से बहुत परेशान थी। उनको बहुत सताया गया है, उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंस मिला है अपनी मैरिज से, इसीलिए वो हमेशा उदास रहती थी, सहमी से रहती थी। और वो ये भी कहती थी कि मेरे मरने के बाद भी मेरी उंगलियां जो है कांपती रहेगी, डरती रहेगी। बट उनका जो उनके जो टाइगर थे ना, वो मरने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, बहादुर रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। वो ऐसे ही किसी से भी नहीं डरेंगे उनके टाइगर्स। तो यही था, मतलब एक तरफ तो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो टाइगर्स से मिलती है हमें, और एक तरफ आंट है जो पूरी की पूरी मतलब नेगेटिव एनर्जी से भरी थी। क्योंकि एक्चुअली ये पूरा पोएम जो है वो डोमिनेटिंग मेल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस समाज में मेल्स सारी वुमेंस को मतलब टॉर्चर करते थे, वो डोमिनेट करते थे। मतलब कि वो लोग बैलेंस में नहीं रहते थे, मतलब इक्वल का नहीं होता था कुछ भी। मतलब वो समझते थे कि वो सबसे बड़े हैं, वो सबके ऊपर राज करेंगे, खास करके फीमेल्स के ऊपर। सो इसीलिए उनको बहुत बीटर एक्सपीरियंस मिला है। इसलिए मतलब बहुत सैड लगता है कि वो ओल्ड नहीं थी लेकिन फिर भी उनके हाथ काँप रहे थे, वो डरी थी। सो इस पोएम में यही कहना चाह रहे हैं पोइट। सो ओके, सो इसी के साथ हमारी फ्लेमिंगो की जो दो पोएम हैं और दो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। सो कल हम लोग विस्तार के करेंगे। सो बाय बाय।